हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस पाठशाला। मेरा नाम कुणाल शर्मा है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने मेटल अलॉय बिजनेस के बारे में। अब मेटल अलॉय जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें काफ़ी दिग्गज लोग भी हैं जो अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे मुकाम पे ले जा चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेटल इंडस्ट्री के बारे में और आप कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो इसमें क्रिएट कर सकते हैं, इसी के तहत मैं यही बात करूँगा कि हमारे कौन कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको आप लगा सकते हैं। और अगर मैं कुछ बेसिक आइडियाज़ की बात करूँ तो हम दो ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसको हम पूरे डिटेल में जानेंगे, उसके पूरे प्रोसीजर में जानेंगे और उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होनी चाहिए वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है या फिर हम कहें उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू में बल्कि कि एक हम उसमें इंडस्ट्रियल वीडियो भी देखेंगे और उसके थ्रू हम पूरा समझेंगे, एक्सप्लेन हम करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। तो विदाउट एनी डिले हम समझते हैं आज के टॉपिक्स को। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा हैंड टूल्स। अब हैंड टूल्स की बात करें या फिर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो एक तरीके से औजार जो होता है या फिर हम कहें कि जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो ब्लैक स्मिथ होते हैं या फिर लोहार होते हैं वो लोग होते हैं इसको बनाते हैं। और ये इंडस्ट्री काफ़ी दम रखम रखती है अपने आप में, क्योंकि आप कहीं भी देखें कंस्ट्रक्शन साइट पे हो गया या फिर हम कहीं भी ऐसे कोई हमें कोई चीज़ नई टूल्स बनाने हो, मैन्युफैक्चर करना हो कोई प्रोडक्ट, तो हमें कहीं ना कहीं हैंड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम हैंड टूल्स की अगर हम अपने घर के आसपास भी देखें या फिर सराउंडिंग में भी देखें तो आपको आप डील करते होंगे वेरियस मेटल फर्नीचर्स होंगे जहाँ पर आपके या एल्मीरा हो गया या फिर आपके कोई केस रोल्स हो गए। उन सभी टाइप में जहाँ पर हम मेटल्स की बात करते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं हैंड टूल्स की। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं हैंड टूल्स को, जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो टेस्टर्स होते हैं। इसी के साथ अगर प्लम्बिंग की बात करें तो वहाँ रेंचेस होते हैं। यहाँ तक कि ऑटोमोटिव सेक्शन में बात करें तो वहाँ तो इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस तरीके से मान लीजिए स्पैनर्स हो गया जिसको हम पाना कहते हैं हिंदी में, रेंचेस हो गए और डिफरेंट डिफरेंट कीज़ हो गई जो हम यूज़ करते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम हैंड टूल को स्टार्ट करेंगे एज अ मैन्युफैक्चरिंग तो एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे पूरा प्रोसेसर जो है एक फ्लो में आएगा। इसके साथ आप काफ़ी अच्छे से दमखम रखते हैं और काफ़ी अच्छे से फ्यूचर इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे हैंड टूल्स के बारे में। तो हैंड टूल की अगर मैं बात करूँ तो हैंड टूल जैसे कि हमें नाम सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा टूल जो हमारे हैंड से ऑपरेट करा हुआ है। इसमें कोई हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी या फिर हम ये कहें कि हमें कोई क्रेन की मदद नहीं लेना पड़ा या फिर हमें कोई मोटर नहीं चलाना पड़ा या फिर हमें कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं देनी पड़ी इसको ऑपरेट करने के लिए। ये वो सारे औजार हैं, टूल्स हैं जो हम अपने हाथ से ऑपरेट करते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम जैसे एनी ऑफ द इम्प्लीमेंट यूज बाय क्राफ्ट पर्सन, तो बेसिकली जो भी पर्सन होते हैं जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं या फिर जिनको कुछ बनाना होता है, कुछ क्रिएट करना होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे हैंड टूल्स को यूज़ करते हैं। इसी के साथ आपने जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट हो रही है वहाँ पे भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं हैंड टूल्स का जो यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करूँ सिंपल टूल्स विच यू यूज़ विद योर हैंड्स, यूजली नॉट पावर्ड, मतलब कि वो सारे टूल्स जो आपने हैंड से ऑपरेट कर रहे हैं और आप कोई भी उसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हमारा हो गया हैमर हो गया, चीज़ल हो गया, प्लायर्स हो गए, स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, कटर्स हो गए। ये सारे चीज़ कहीं न कहीं आप लोगों ने पूरा फ़ैमिलियर होंगे और आपके घर में भी ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई या फिर हमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी कनेक्शन में देना होता है हमें, अभी दिवाली भी आने वाली है, उसके रिगार्डिंग भी हमें कहीं न कहीं कनेक्शन देना होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है और ये हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटी और काफ़ी नॉलेज के साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली एक अच्छे मुकाम पे आप इसको ले जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे हमारे जो हैंड टूल्स हैं उनमें क्या-क्या आते हैं, एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, तो आते हैं सबसे पहले चॉपिंग हो गया, फिर उसके चॉपिंग हमें केबल कटर भी कहते हैं जिसको हम जो हमें तार छीलने होते हैं उसको हम इसके चॉपिंग का यूज़ करते हैं और उससे काटते हैं। इसके साथ चीज़लिंग होता है जो हमें एक्सटर्नल जो मटीरियल होता है उन्हें उसे निकालना होता है, उसके लिए चीज़ल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे कटर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, फाइल्स जिसको हम हिंदी में या आम भाषा में रंदा कहते हैं, जो साफ़ करने के लिए हमें जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, उनको रिमूव करने के लिए, मटेरियल को रिमूव करने के लिए, एक फिनिश देने के लिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम स्ट्राइकिंग टूल्स यूज़ करते हैं। स्ट्राइकिंग टूल्स मतलब कि जैसे हमें कोई हमें हैमर हो गया या फिर चीज़ल्स हो गए, उसके हमें एक स्ट्राइक करके हमें फ़ोर्स लगाना होता है और उसको किसी भी चीज़ को हमें अंदर अगर फिट करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं स्ट्राइकिंग टूल्स को। स्ट्रक हो गया, हैमर हैमर टूल्स हो गए। इसके साथ हम स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। उसको नट बोल्ट को कसने के लिए, निकालने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं। इसी के साथ डिफरेंट वाइसेस होते हैं, क्लैंप्स होते हैं, स्निप्स होते हैं, सॉस और ड्रिल्स होते हैं।
अब क्लैम्प्स जो होते हैं वो भी बहुत यूज़फुल चीज़ होती है, क्योंकि क्लैम्प अगर हम कोई भी वर्क पीस ले रहे हैं, मान लीजिए कोई वर्क पीस है, इस पे हमें कोई मशीनिंग करनी है, तो हम चाहते हैं कि वो एक जगह फिक्स रहे। उसके लिए हम वेरियस क्लैम्प यूज़ करते हैं, तो हम एक क्लैम्प पकड़ने का होता है, ताकि वो जॉ से पूरा टाइट हो जाए और उसपे हम कुछ भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं जो हम बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज़ अ बिज़नेस। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड टूल्स की। अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ हैंड टूल्स की, तो आप देखेंगे कि अगर हैंड टूल्स नहीं होंगे तो आप कुछ भी नया क्रिएट करना जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपको हिंड्रेंस आएगी। आप कहीं न कहीं इसको चाहेंगे कि मेरे पास कोई हैंड टूल हो जिससे मैं कि पूरे प्रोसेस को क्रिएट कर सकूँ। अगर आज भी अगर आप देखें कि आपको नट कहीं कसना हो, तो आप कहीं न कहीं ढूँढते हैं स्क्रू ड्राइवर को, और स्क्रू ड्राइवर अगर नहीं होता तो काफ़ी मुश्किल होती है, अगर आप ओपन करना चाहें या फिर ना के बराबर, मतलब वो ओपन भी नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं हमें इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए हैंड टूल्स की, और इसको जैसे कि बताता है कि एबल टू कंप्लीट मल्टीपल टास्क। अब डिफरेंट जो भी टास्क हैं किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी सेक्शन में, जैसे मान लीजिए अगर मैं प्लम्बिंग की बात कर रहा हूँ या फिर मैं अगर कहीं हमारे वुडन फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर आपको अलमीरा बनाना है या फिर कुछ आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको डिफरेंट पेज चाहिए होते हैं, उसको कसने होते हैं। इसी के साथ रैक्स चाहिए होते हैं, उसको आप पूरी स्मूथ फिनिशिंग देनी होती है। जो हम जो हमारा फर्नीचर बना रहे हैं, उसको हमें प्लानिंग करना होता है, उसको रंदा साफ़ करना होता है, फाइल्स से साफ़ करते हैं। तो कहीं न कहीं हमें हैंड टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ हमें हेल्प्स करता है क्रिएटिंग थिंग्स को, और एज़ अ हॉबिस्ट भी बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल यूट्यूब भी या फिर कंटेंट की हम बात करें तो कंटेंट बहुत वैल्यू रखता है आज के टाइम में। और इसी की वजह से आजकल लोग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे इन सब पे भी बहुत पॉपुलर होते हैं, और कहीं न कहीं अपनी एज़ अ हॉबी की तरह वो हमारे प्रोसेस बनाते हैं, डिफरेंट वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये भी होता है कि कहीं न कहीं जो आदमी अपना काम कर रहा है या फिर कोई हमारा जो कहते हैं वुड क्राफ्ट है, वो भी हमारा एक्चुअल वीडियोज़ को शूट करके हमारे यूट्यूब पे डालता रहता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस नॉलेज को देख के काफ़ी कुछ सीखते हैं, और उससे भी वो उससे नॉलेज गेन करते हैं। तो उसको भी वो हमारा क्या होता है, जब नई-नई चीज़ें बनाता है तो उसमें भी उसको कहीं न कहीं हैंड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम बात करें हैवी ड्यूटी थिंग्स में, जो हैवी ड्यूटी थिंग्स होती है उसको भी वो भी काफ़ी काम आसान कर देता है। अगर मैं बात करूँ, कोई चीज़ हमें अब अगर हमारे पास कोई तार है जो कि काफ़ी मजबूत है, उसको लेकिन हमें बेंड करना है, एक कहीं हमारे ऐसी रिक्वायरमेंट आई है कि हमें उस कंपोनेंट को बेंड करना है या फिर उसको कहीं फिट करना है, तो वो अगर हम हाथ से करें तो काफ़ी मुश्किल होता है, और हमें वहीं अगर हम प्लायर से करें या फिर डिफरेंट स्पैनर से करके उसको मदद करें, तो हम कहीं न कहीं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप देखते हैं कभी आपको रास्ते में चलते हुए अब अगर हम बात करें कि कार में टायर भी पंचर होता है या फिर कार आपको दूसरा टायर लगाना होता है, तो आप कहीं न कहीं स्पैनर यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करके आप कितने आसानी से बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। वहीं अगर हम कोई और अपना हाथ से करें तो वो तो मुश्किल ही है, बिल्कुल ना ही हो ही नहीं पाएगा। वहीं अगर हम स्पैनर यूज़ करते हैं तो एक तरीके से हमें लीवर मिलता है एक्स्ट्रा, और उसके तहत हम पूरे काम को, जो मुश्किल काम था उसको भी आसान कर देते हैं। इसी के साथ अब ये एक नेसेसिटी बन गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक हमारे कहें कि हमें लेना चाहिए स्क्रू ड्राइवर या फिर नहीं लेना चाहिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है, अब एक ये नेसेसिटी है, क्योंकि हमें इसके बिना कोई काम होगा भी नहीं। अगर आपको जहाँ हैमर की ज़रूरत है, वहाँ पर हैमर की ज़रूरत पड़ेगी और हैमर ही लेना पड़ेगा। जहाँ स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें आपको एक नेसेसिटी बन गई हैं। और जैसे-जैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और भी नई-नई चीज़ें आ रही हैं, कहीं जो हम बात करें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी ग्रो हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स भी ग्रो हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं नई-नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो बनती आएँगी, उन सब में हैंड टूल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, और आगे भी इसकी जो डिमांड है, वो हमेशा बना रहेगा। इसके साथ मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ हैंड टूल्स की, तो टाइप्स ऑफ हैंड टूल्स में आप देखेंगे, सबसे पहला जो आता है हमारे, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सबसे पहले हमने कॉमन लिए हैं, जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं हम डबल स्क्वायर। अब डबल स्क्वायर की हम बात करें, तो इसका यूज़ क्या होता है? अब इसका यूज़ हम देखते हैं कि कहीं भी अगर हमें कोई चीज़ अलाइन करनी होती है या फिर हमें कोई चीज़ परपेंडिकुलर चाहिए, जो कि ये 90 डिग्री पे होता है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, हमारा जो होता है डबल स्क्वायर। क्योंकि ये जो हमारा जो स्पेस बन रहा है यहाँ पर जो स्पेस बचा है, इस स्पेस को हम किसी कॉर्नर पे, मान लीजिए अगर हमारा यही कॉर्नर है, तो हम इस कॉर्नर पे अगर हम इसको स्क्वायर को लाएँगे, तो हमें पता चल जाएगा लेवल पे कि कितना वो 90 डिग्री पे है या नहीं है, और कहीं वो आउट हो रहा है या फिर कहीं वो इन हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक लेवल पे लाने के लिए, पूरा अलाइन करने के लिए हमें डबल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे हमारे टूल की, जो होता है हमारा हैंड प्लेन्स। अब इसको प्लेनर कहते हैं, हालाँकि हमारे पास इसकी मशीन भी होती है, जिसमें हम
मैकेनिकल मतलब पावर के थ्रू हम यूज़ करते हैं, और ये होता है हमारा हैंड प्लेन्स। तो जहाँ पर हम बात करें, जैसे हमें कश्मीर में अगर देखें कि जहाँ बैट मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे भी कहीं न कहीं हैंड प्लेन्स का यूज़ होता है। और ज़्यादातर ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो करते हैं वुडन फर्नीचर में यूज़ करते हैं, लकड़ी में यूज़ करते हैं, और कहीं हमें कोई शेप देनी हो लकड़ी में या फिर मटीरियल रिमूव करना हो लकड़ी का, तो हम उसको हैंड प्लेनर से यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारा होता है मार्किंग गेज। इसको अक्सर लोग गॉज भी पढ़ते हैं, लेकिन मार्किंग गेज होता है। इसमें क्या होता है कि हम जो कोई भी हमें चीज़ मार्क करना होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं एज़ अ मार्किंग के लिए। इसके साथ हमें यूज़ होता है चीज़ल्स। अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ल्स होती हैं। अब देखा होगा कि आपने कि वुडन फर्नीचर्स होते हैं या फिर वुडन डोर्स होते हैं, उसपे भी एक कलाकारी करी होती है या फिर कुछ बनाया होता है, और कहीं न कहीं होल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कहीं हम कहें जो स्लॉट्स बनाने होते हैं, उसके लिए भी वहाँ से मटेरियल निकालना होता है, और वो काम हमारा करता है चीज़ल। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारा वुडन हैंडल होता है और यहाँ पर हमारा मेटल्स होता है, और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। फोर्जिंग से बनाते हैं या फिर और कोई दूसरा तरीका है, लेकिन जो कॉमन तरीका होता है फोर्जिंग तरीके से, और इसमें हम एक शेप देते हैं, और उसके साथ हम हमारे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन सब की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी, हम बात करें कि बस एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो फॉलो करना होता है फोर्जिंग, क्योंकि वो सारा खेल टेम्परेचर का होता है और टाइमिंग का होता है। किस टाइम पे, जैसे हम बात करते हैं कि लोहा गर्म है, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि फोर्जिंग जो है उसी समय होना चाहिए जब एक प्रॉपर उसका एक टेम्परेचर हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है, और उसके बाद हम उसको डिफरेंट शेप दें। तो उस तरीके से हम इसको पूरे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करें अगले टूल की, वो होता है हमारा फाइल्स एंड रेस्प्स। अब फाइल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि फाइल्स में जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट हम देखें छोटे छोटे बहुत से इसमें परफोरेशन, या फिर हम कहें कि जो होते हैं हमारे पास ये छोटे छोटे, इसमें कहते हैं निडल टाइप के एक स्लॉट्स होते हैं, जो कि पूरे रेक्टेंगुलर शेप पे, या फिर हम कहें जैसी भी चीज़ें हमारी शेप की है उसके पूरे सरफेस पे ये बने हुए रहते हैं। और इनके बनने से क्या होता है कि जब भी हम इसके ऊपर कोई मटेरियल को घिसते हैं, या फिर हम इसको पकड़ के किसी मटेरियल के ऊपर घिसते हैं, तो वो वहाँ से क्या होता है कि छोटे छोटे डेब्रीज या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो निकलते हुए जाते हैं। और जैसे जब वो पार्टिकल निकलते हुए जाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसकी जो हम कहें कहीं शेप देना होता है, तो फिर वहाँ से वो शेप जो होती है वो बनती जाती है, वहाँ से मटेरियल निकलता जाता है। और क्योंकि अगर हमने शेपिंग की बात करें, तो सबसे पहले हमने मान लीजिए कोई बड़ा सा हमारे पास कोई पीस था वुडन का, उसको हमने शेप देनी थी, तो हमने इतना पार्ट काट लिया आधा। अब जो आधा पार्ट कटा उसमें भी हमें चाहिए कि कहीं न कहीं इधर से थोड़ी सी शेप रह गई है, थोड़ी सी यहाँ पे शेप रह गई है। तो जब कोई छोटी सी शेप रह गई है जिसको हम मशीन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम अपना यूज़ करते हैं फाइल्स एंड रेस्प्स को, जो काफ़ी छोटे सरफेस को लेता है और उसको काफ़ी स्मूथ करता हुआ जाता है। इसी के साथ हमारे पास हैंड सॉस होते हैं। अब हैंड सॉस आपने इस टाइप में तो देखे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो हमारा इस टाइप में होता है कुछ, जहाँ पर ये हमारे ब्लेड लगे होते हैं और यहाँ पर हमारा हैंडल होता है। और इसमें 2 हैंडल्स भी होते हैं कभी-कभी, और कभी-कभी सिंगल हैंडल भी होता है, जिस पे हम रख के ऐसे हमारे जो वुडन पार्टिकल्स होते हैं या फिर हम कहें वुड ब्लॉक्स होते हैं, उसको हम काटते हैं और आधा पार्टीशन करते हैं। इसी के साथ चीज़ल्स हमने डिस्कस कर लिया था कि जिस तरीके से हमें कोई डिफरेंट शेप देनी होती है, वहाँ पर हम चीज़ल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टूल जो होता है वो होता है हमारा क्लैंप्स। अब क्लैंप्स जैसे मैंने डिस्कस करा था, कोई भी हमें वर्क पीस हो या फिर किसी भी जिस पे हमें काम करना होता है, उसको हमें चाहिए ग्रिप देना होता है, तो वहाँ पर हम क्लैंप्स को यूज़ करते हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ये एक शेप है जिसमें यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, जिसको आप रोटेट करते हुए जाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाता रहेगा, और एक पार्टिकल एक जो स्लॉट होता है वो फिक्स होता है, और दूसरा जो होता है जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो ये अंदर जाता रहेगा। और मान लीजिए हमारा ये टूल है और इसको भी कसता जाएगा, जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये बाहर निकलता हो जाएगा। और इसमें भी आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होते हैं। कॉमन जो क्लैंप्स की शेप होती है वो सी टाइप की होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी क्लैंप्स के सेक्शन में। फिर आता है हमारा एक और बहुत कॉमन टूल्स जो आप सभी ने देखा होगा, वो होता है हमारा प्लायर्स। अब इसको हम एक तरीके से एलिगेटर प्लायर्स भी कहते हैं क्योंकि इसका शेप, या फिर हम नोज प्लायर्स भी कहते हैं क्योंकि इसका शेप जो होता है वो काफ़ी पॉइंटेड हुआ होता है। और एक प्लायर जो होता है वो कॉमन होता है जिसको इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, वो भी हम बहुत कॉमन तौर पे यूज़ करा जाता है, जिसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। उसमें आप वायर्स को कट भी कर सकते हैं, उसमें आप वायर्स को ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। और ये भी हमारा पार्ट जो होता है प्लायर्स का, इनमें जो नोज़ होती है वो होता है कि किसी भी सेक्शन को पकड़ के हमें टाइट करने के लिए। और जो इसमें छोटा सा यहाँ होल होता है, यहाँ पर जो एज होता है बहुत शार्प एज होती है। वो एज होती है कि जैसे आपने कोई वायर को काटना हुआ, स्लिट करना हुआ, तो आप उस आप वायर को अंदर ले जाके उसको आप पूरा कट कर सकते हैं।
और ये सारे प्रोसेस भी आप ये जो हमारा जो ये टूल अगर हमें ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है प्लायर की, तो इसको भी आप काफ़ी ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको बस ये जो हमारा मेटल वाला पार्ट है, इसको फोर्जिंग टेक्निक से बनाते हैं। इसके बाद हम जो ये हमारा जो रबर का पार्ट होता है, इसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू करते हैं और उन दोनों को आपस में जॉइन कर देते हैं। इसके अलावा ये पूरा प्रोसेस हम अभी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को अगर हमें करना हो पार्ट को, हम कॉमन तौर पे यही लेंगे प्लायर्स कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, और उसकी पूरी हम वीडियो के थ्रू अभी आगे डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जो हमारा अगला टूल है वो है हमारा टेप मेजर्स, या फिर जिसमें हम कॉमन भाषा में कहें तो वो होता है इंची टेप। अब क्या होता है कि इंची टेप जैसे होता है, हम यहाँ से हमने एक जो इलेक्ट्रिशियन या फिर वुड वाले काम करने वाले लोग होते हैं, उनके पास तो ये ज़रूर रहता है, वो यहाँ एक कॉर्नर पे इसको अटैच करते हैं और यहाँ इस एंड से वो निकालते हुए जाते हैं और पूरी मेजरमेंट लेते हुए जाते हैं किसी भी लेंथ को नापना हुआ हो। और अब तो काफ़ी डिजिटल भी हो गया है ये चीज़। जो हम पहले अगर हम देखें कि यहाँ पर मैनुअल होता था, यहाँ पर हम इसको हर एक स्केल को रीडिंग को करना पड़ता था। ज़्यादातर ये इंचेस में और सेंटीमीटर्स में होता था, या एमएम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो और इंचेस और फिट में होता था ये काफ़ी। तो यहाँ पर हम इसको अभी तो ये एक मैनुअल है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे अब इंची टेप्स आ गए हैं, या फिर हम कहें कि टेप मेजर्स आ गए हैं जो कि काफ़ी डिजिटल हो गए हैं। और जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करते हुए जाएंगे तो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, अलाइन रहते हैं वो। जैसे ही आप उसकी लंबाई आपको देखना हो कि कितना लंबा है, तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटिंग में एरर होता था। अब काफ़ी बारीक तरीके से, काफ़ी प्रिसाइज तरीके से वो डिजिटाइज होके आपको वो पूरा दिखा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ स्क्रू ड्राइवर्स की। अब स्क्रू ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी काफ़ी कॉमन होते हैं, आपने देखा ही होगा। और इसको भी हम जनरली बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, प्लस और माइनस, या फिर हम आम भाषा में जैसे कहते हैं हम स्क्रू ड्राइवर्स की। तो जिसमें प्लस शेप होती है और जिसमें माइनस शेप होती है। और प्लस शेप जो होता है वो हमारे उसी स्क्रू के लिए होता है जिसमें प्लस होता है, और जो हम माइनस होता है उसमें माइनस स्क्रूज के लिए होता है। और वही अगर हम बात करें अब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स हैं, अगर ये बात करें आप, तो ये काफ़ी लेंथ में वेरी भी करते हैं। और एक होता है कि हमारा जो माइक्रो स्क्रू ड्राइवर भी होता है, जो अगर मैं बात करूँ लैपटॉप को अगर हमें सही करना होगा, तो फिर हम वहाँ पे भी देख सकते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप से स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। और उनके आगे एक खासियत भी होती है कि उनके आगे एक मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटाइज भी कर लेते हैं, ताकि जब भी हमें कोई स्क्रू निकालना हुआ होता है तो वो काफ़ी निकल जाता है या फिर कहीं इधर उधर चला जाता है। और जैसे आप इसको टच कराएंगे तो सारे स्क्रूज एक साथ आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और मैग्नेट की वजह से ये पूरा एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है। तो इसमें एक नया तरीका आया था जो हमें ये करता है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टूल है वो है हमारा हैमर। और हैमर को तो आप सभी ने देखा ही होगा। ये हमारा एक साइड जो होता है वो राउंड होता है, और एक साइड जो होता है वो हमारा शार्प एज होती है। और ये भी हमारे 2 हैमर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके के। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक जो हम कहते हैं हैमर्स हो गया, या फिर एक होता है हमारा मिलेट जो होता है। मिलेट जो होता है उसमें हमारा पूरा मेटल का पार्ट नहीं होता, बल्कि उसको एक वुडन तरीके से बनाया जाता है, या फिर हम दूसरा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें हमें हार्ड हिटिंग नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक शेप देने के लिए हमें चाहिए होता है, जो हम शीट मेटल में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ताकि जो शीट जो होती है एल्यूमिनियम की वो भी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर हम नॉर्मल हैमर यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो शीट जो होती है वो काफ़ी या तो टूट सकती है, या फिर उसमें वो हमारा डिटोरेशन हो सकता है, गड्ढा आ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम हमारा दूसरा मेटल हमारा हैमर हो और उसको हम यूज़ करें, तो उस तरीके के हम वहाँ पर मिलेट्स को यूज़ करते हैं। ये सारे टूल्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास टूल्स हैं जो हमें बात कर रहा था मैलेट की। तो मैलेट हमारा ये हो गया जो वुड से बना हुआ होता है। इसके अलावा जो हमारा जो प्लायर्स है, ट्राई स्क्वायर है, वाइस है। अब वाइस भी हमारा एक तरीके से क्लैम्प का ही पार्ट होता है। और वाइस में हम देखते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, जो ये रॉड है निकली हुई, उसको हम जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो वो भी हमारा घूमता हुआ जाता है। और ये जॉ जो 2 जॉ हैं, जैसे जैसे हम इसको ओपन करते जाएंगे तो ये पूरा निकलता हुआ जाता है बाहर, और इसमें हम मटेरियल डाल के फिर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा के टाइट कर देते हैं। और इस वजह से मटेरियल जो है, कोई भी इसमें जो पार्ट है वो इधर उधर हिलता नहीं है। और इसके ऊपर हमें कोई कोई 2 शीट को या फिर किसी पार्ट को हमें वेल्ड करना हुआ हो, या कोई और ऑपरेशन करना हुआ, हम तो इस पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला टूल है वो हमारा स्पैनर है। इसको हम पाना भी कहते हैं, यहाँ पर इसके नंबर लिखे होते हैं। इसको भी हम फोर्जिंग से बनाते हैं अलग अलग मटेरियल के थ्रू। और ये भी काफ़ी प्रिसाइज होता है, इतना शेप होना चाहिए, इतना डायमेंशन होना चाहिए, और आपको इसी डायमेंशन को फॉलो करते हुए आपकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप गाड़ी बनवाने गए होंगे तो वहाँ पे भी इसको बहुत आसानी से देखा होगा, या फिर आपके साइकिल के नट्स को उनको टाइट करना हुआ हो, चेन को, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है, जैसे मैंने बात कर ली थी प्लस माइनस की,
यहाँ पर आप प्लस है। और अब जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनमें भी ये भी होता है खासियत कि एक ही स्क्रू ड्राइवर में प्लस माइनस दोनों होते हैं। आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं और इसको ये जो कैप है हरा वाला आप इस पर उल्टी साइड लगा सकते हैं और यहाँ का जो एंड है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो एक साइड से प्लस माइनस भी हो गया और एक साइड से हमारा प्लस भी हो गया। इस तरीके से नए नए अगर आपके पास और कोई डिज़ाइंस हैं तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, उसको भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्लैंप्स की बात करी थी, सी टाइप के जो काफ़ी कॉमन होते हैं। ये होते हैं जब आपको कोई छोटा वर्क पीस हो, उसको हमें देना हो, उतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये वाला वाइस था, वाइस जो था वो बड़े लेवल के लिए होता है, बड़े जॉब्स के लिए होता है। और जो हमारा क्लैंप्स होता है वो काफ़ी छोटे पार्ट्स के लिए होता है और बस हमें अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो कि हमें इससे मिल जाती है। वहीं हमारे हैकसॉ होते हैं, जिसमें जैसे मैंने बात करा था। और ये ब्लेड्स जो होते हैं वो काफ़ी अगर टूट जाते हैं कुछ ऑपरेशंस में तो ये ब्लेड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के ब्लेड्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैमर्स और फाइल जो हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ आपके हैंडल्स होते हैं और इससे आप पूरा किसी भी सरफेस को आप रब करते हुए एक स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग और एक बिजनेस आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ जो हमारे डिटेल प्रोसेस होता है कि हैमर्स की बात करें तो हैमर्स जो होता है आमतौर पे आप देखते हैं कि उनका काम जो होता है, वर्क जो होता है वो होता है डिलीवर करना होता है हाई फोर्स को स्मॉल एरिया में। क्योंकि हम बात करें अगर प्रेशर कितना जनरेट होता है तो प्रेशर भी वही होता है कि हमारा जो कितना फोर्स लग रहा है किसी भी पार्ट में। अगर मैं बात करूँ कि इस सेक्शन में यहाँ मेरे को चोट पहुँचानी है या फिर मेरे को इस पर इम्पैक्ट डालना है तो कितना एरिया है और कितना मैं इस पर फोर्स डाल रहा हूँ और कितना वो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि प्रेशर यही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब मेरे इस एरिया पे मैं कितना प्रेशर लगा रहा हूँ, कितने फोर्स से डाल रहा हूँ और मेरा जितना छोटा फोर्स हो, जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा मेरा प्रेशर होगा। और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर एरिया आपका छोटा है तो जहाँ आप हिट कर रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट जाएगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। और वो जो हम चाहते हैं शेप बनाना या फिर किसी पार्ट को डालना, या फिर जब हम नॉर्मली जो हम हैमर की बात करते हैं तो हम वही देखते हैं कि अगर हमें कोई कील जो होती है वो अंदर इंसर्ट करनी होती है किसी पार्ट में और वहाँ पर हमें चाहिए होता है इम्पैक्ट फोर्स जो हम हैमर से प्रोवाइड करते हैं। और उसको हम जैसे जैसे हम इम्पैक्ट फोर्स डालते रहते हैं वो काफ़ी छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया से होता हुआ काफ़ी अंदर तक चला जाता है। और ये हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारा हैमर को, तो हम चाहते हैं कि जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हैमर जो होता है हमारा यहाँ कहीं से वो निकल जाता है और इसको हम कहते हैं कि हत्ती जो होती है वो हमारे हाथ में रह जाती है। और ये जो लोहा पार्ट है वो काफ़ी अगर हमने अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं करा तो काफ़ी हम प्रोसेस करेंगे, अगर उसको हम हथौड़ा चलाएंगे तो कुछ समय बाद ये होता है कि ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो ढीले होते रहते हैं और कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है ऐसा कि आपने कोई ज़्यादा इम्पैक्ट फोर्स लगाया और ये दोनों अलग हो गए और ये उड़ के किसी और पे भी लग सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को आपको ध्यान देना होता है मैन्युफैक्चरिंग में कि आपको ये चीज़ जो है हत्ती और अब जो ये है हैंडल और जो आपका लोहे वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से कनेक्ट है एक दूसरे में। इसके अलावा मैं बात करूँ हमारा जो ये होते हैं इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, लॉन्ग वुडन स्टिक्स होते हैं। इसके साथ हम देखें ब्लॉक ऑफ मेटल होता है, जैसे मैंने बात करा यहाँ पर हमारे जो वुडन हमारा हैंडल होता है इसके साथ हमारा जो मेटल का ब्लॉक होता है। अब ये भी जो ब्लॉक होता है वो हम डिफरेंट डिफरेंट शेप का दे सकते हैं अपने हिसाब से और इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करना होता है वो भी हम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। जैसे मैंने बात करा इसमें शेप जो होती है वो राउंड होती है या फिर हमारा एजी होती है। और जो हैमर्स होते हैं काफ़ी वर्सेटाइल होता है, हम काफ़ी और इंडियन लोग हैं तो हम वैसे ही हैमर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, कभी मल्टीपल तरीके से यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इसके साथ हम जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर हम कहीं चीज़ किसी को दे रहे हैं तो हमें ये याद रखना होता है कि हमें राइट वेट और हमारा राइट टाइप ऑफ हैमर है या नहीं। क्योंकि वेट भी बहुत मैटर करता है कि हम किस चीज़ में काम कर रहे हैं। जहाँ हमें फ्रिक्वेंट यूज़ है तो हम वहाँ पर एक हल्का हैमर यूज़ कर सकते हैं और जहाँ हमें इम्पैक्ट चाहिए या फिर हम किस टाइप का चाहिए तो वहाँ पे हमें बॉल एज चाहिए या फिर शार्प एज चाहिए, उस तरीके का हम हैमर यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें काफ़ी देखना होता है हैमर्स के बारे में और जब भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। चलिए देखते हैं हमारे दूसरे टूल के बारे में जो कि हमारा स्क्रू ड्राइवर। अब स्क्रू ड्राइवर की बात करें तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। जैसा हमने डिस्कस करा था, कहीं भी हमें पेज निकालने होते हैं या फिर हमें कसने होते हैं और आमतौर पर हर घर में कहीं ना कहीं स्क्रू ड्राइवर होता ही है। और उसको हम टाइट करते हैं, स्क्रू के लिए यूज़ करते हैं, बोल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, नट्स के लिए यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेरियस शेप्स होती हैं। जैसे मैंने डिस्कस कर लिया था अभी कि यहाँ पर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 शेप होती हैं, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रू ड्राइवर्स साइज़ में भी काफ़ी वेरी करता है, बड़े साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, उससे भी छोटे साइज़ के मिनी साइज़ के होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वैसे ही बहुत छोटे होते हैं और उसमें पेज जो होते हैं वो और छोटे होते हैं
और इसमें ये भी डर होता है पेंच की हमने जैसे निकाला तो वो पेंच कभी कांटेक्ट में नहीं आते क्योंकि काफ़ी अंदर होते हैं या फिर वो काफ़ी अटैच नहीं हो पाते, तो उस वजह से इसकी टिप जो होती है वो मैग्नेटिक भी कर देते हैं और ताकि वो आसानी से मिल जाए और उससे निकल जाए। इसके अलावा वो ऑल्टर्ड हो सकते हैं एज पर द साइज ऑफ द बोल्ट, क्योंकि हर एक, जैसा हम बोलते हैं हर एक ताले की हर एक चाबी होती है, तो उसी तरीके से हर एक पेज के लिए एक स्पेशल हमारे पास टूल होता है या फिर स्क्रू ड्राइवर होता है जो कि उसी से खुलेगा, और हम एक्स्ट्रा अगर करना चाहें तो या तो हम पेज को ख़राब कर देते हैं या फिर हमारे वो पूरा खुलता नहीं है, तो उस तरीके से हम इसको स्क्रू ड्राइवर्स को यूज़ करते हैं। और इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करनी होती है तो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो प्लस माइनस हमारे जो पेचकस होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं कि जनरली हम एक साइड से ढक्कन निकाल के दूसरे साइड डालते हैं, तो ऐसा प्रोसेस जब हम बार बार करते हैं तो वो ढीला हो जाता है और उसमें ग्रिप जो होती है वो बनती नहीं है। तो हमें प्रोसीजर करना होता है कि जो उसका हम ग्रिप बना रहे हैं, ये जो हमने ग्रिप जो बनाई है, वो पार्ट जो होता है वो एक तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो इंसुलेटेड होना चाहिए पूरा, क्योंकि कभी भी हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे रहे होते हैं या फिर कुछ जोड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें इसका जैसे हम टेस्टर यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी यूज़ करना होता है कि कहीं भी ये कोई कंडक्टिव ना हो जाए, इंसुलेट रहे पूरा। उस तरीके से हमें ये भी ध्यान होता है कि जब ये ग्रिप चढ़े किसी भी एक एंड पे तो काफ़ी फर्म ग्रिप रहे, काफ़ी टाइट जुड़ा रहे, और इसके साथ हम ये देखना होता है कि जो हमारा मेटल हम यूज़ कर रहे हैं ये भी काफ़ी हैवी मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना होता है हमें फोर्स, और उसको ट्विस्ट करते-करते हमें कहीं न कहीं ये रॉड भी हमारी ट्विस्ट ना हो जाए। हालाँकि बहुत मुश्किल होता है ट्विस्ट करना क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ होती है, लेकिन कहीं न कहीं जो मेन पॉइंट होता है वो होता है हमारा ये एज, और ये एज जो होता है हमारा जब हम इसको पेज को टाइट-वाइट करते रहते हैं, तो ये कहीं न कहीं जो शार्प होता है वो कई एक टाइम आने के बाद वो ब्लंट हो जाता है, और जितना वो देर से ब्लंट हो उतना ही टूल हमारा अच्छा है, क्योंकि उतना ही लोग उस पे भरोसा कर सकेंगे। और वो क्या होगा कि जब उसका शार्प जो एंड है वो मोटा हो जाएगा ब्लंट होके, तो फिर वो क्या होगा पेंच में स्लॉट में पेंच में घुसेगा नहीं, और जैसे ही वो टाइट करेक्शन नहीं पहुँचेगा वो वहाँ से निकलेगा नहीं। तो ये सब हमें प्रोसीजर का हमें ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम हर एक स्टेप्स को, हमारे मटेरियल्स को, हमारे ग्रिप्स को, जो भी हम उसको बना रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएँ और काफ़ी शार्प एज तरीके से बनाएँ, ताकि वो किसी भी कोई भी परेशानी ना हो आगे आने वाले टाइम में। इसी के साथ हम तीसरा जो हमारा टूल था जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो हमारा क्लैंप का बिजनेस हो सकता है। हम क्लैंप्स को बना सकते हैं, काफ़ी ईजी प्रोसेस में होता है ये, काफ़ी हम छोटे स्केल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को, क्योंकि हमें जो इसका प्रोडक्ट है वो काफ़ी बड़ा भी नहीं होता। एक सी टाइप के क्लैंप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग टाइप्स के क्लैंप्स होते हैं। इसमें आप ऊपर का जो प्रोसेस है उसको आप मेटल बॉडी भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लाइट मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, उनको इंजेक्शन मोल्डिंग से बना सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसके जो रॉड है या फिर जो हम कहें इसका जो ड्राइवर है, उसका भी हम इसको रोटेट करते हुए हम इस पे हैवी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। एंड्स को हम इसको काफ़ी फर्म ग्रिप कर सकते हैं और उस तरीके से हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा एक मेन होता है एम, इसका क्या होता है सेपरेशन को अवॉइड करना। क्योंकि कोई भी हम पार्ट्स जो हम जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ कुछ काम करना चाह रहे हैं उस पे, तो हम ये चाहते हैं कि वो कहीं इधर-उधर हिले ना। क्योंकि जब मान लीजिए अगर हमें कोई वेल्डिंग करनी है किसी पार्ट की, और वो कोई एंड ये वाला एंड है, तो हम चाहते हैं ये वाला एंड जो है पूरा हमारा पार्ट फिक्स रहे, और जो हम वेल्डिंग करना चाह रहे हैं वो सिर्फ इसी पार्ट पे हो, कॉर्नर पे, और ये हम वेल्डिंग करते समय ये ना हो कि कोई भी ये इधर हिल जाए या फिर कभी इधर उधर हो जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है क्लैंप। तो क्लैंप क्या होता है, पूरा टाइट रखे, कोई सेपरेट ना हो बॉडी, और उसके पास वो कोई डेविएशन ना हो, उसके पाथ में हिले ना। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा प्लायर्स होता है काफ़ी यूज़ कॉमन तरीके से हम यूज करते हैं इसको, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि हर एक घर में कहीं ना कहीं प्लास की ज़रूरत पड़ती है और होता ही है। इसके साथ हम देखते हैं यूज़ करते हैं होल्ड करने के लिए, जैसे मैंने बात करी थी कि ये मल्टीपल या फिर वर्सेटाइल होता है काफ़ी, क्योंकि हैमर भी वर्सेटाइल होता है, प्लायर्स भी वर्सेटाइल होते हैं। ये होल्ड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इस पे हम इसको कोई तार है उसको हम इसको कस के उसको निकाल सकते हैं, या फिर हम कहें कि अगर कहीं कनेक्शन देना होता है तो एक चीज़ को हम ग्रिप कर सकते हैं, और कहीं न कहीं इसको हम उसमें भी यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई नट खुल रहा नहीं है पेचकस से, तो हम कहीं इसको टाइट से पकड़ के पेच को उसको हम रोटेट कर सकते हैं और उस पे हम ग्रिप बना सकते हैं। तो उसको हम एज़ अ इसको भी इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और कहीं न कहीं हम उसको बेंड करना, अगर हमें कोई मटेरियल बहुत हार्ड है या फिर कोई वायर मिल गया हमें, कोई बहुत मेटल का वायर है जो बेंड नहीं हो रहा है, उसको हम वहाँ से प्लायर से भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बेंड कर सकते हैं। और रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स जो हम बात करते हैं कि अगर कोई तार है उसको काटना हुआ हो हमें, या फिर कोई मटेरियल है जो निकल रहा ही नहीं है, उससे हमें उसको पकड़ के खींच के हम बाहर निकाल सकते हैं। बेंडिंग स्ट्रेटनिंग ऑफ वायर्स, जैसे मैंने बात करी थी, वायर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। और कटिंग वायर्स, मतलब कि एक ही टूल में हम बहुत मल्टीपल जो हमारे फंक्शंस हैं उसको कर सकते हैं। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करते हैं और एक अच्छा सा पूरा सॉलिड हम प्लायर्स बनाते हैं,
तो हम डेफिनेटली इस बिज़नेस को आगे क्रिएट कर सकेंगे अच्छे मुकाम पे। अगला जो है वो हमारा टेप मेजर्स है, जो हम बात करते हैं इंची टेप्स होता है, लोग इसको यूज़ करते हैं। और अब डेफिनेटली अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, इसके एस्पेक्ट्स की बात करें, तो ये क्या होता है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है वो हमारा बात होती है, ये जो स्केल है, जो इंची टेप का जो मटेरियल होता है, ये भी काफ़ी शार्प होता है। और इसको जब हम इसको यूज़ करते हैं तो एक अच्छा इंची टेप वही होता है कि जितना वो विद स्टैंड कर जाए, क्योंकि हम इसको टेस्ट भी ऐसे करते हैं कि जो हम अगर कोई लेने आया है आपके पास, खरीदने आया है इंची टेप, तो वो ऐसे देखता है कि जो हमने इंची टेप का एंड पकड़ा है और इस एंड को हम बाहर खींचते हुए जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फ्रीली वो कितना देर तक है, तो कितने हाइट तक वो फ्री अपने आप विद स्टैंड करता है। क्योंकि एक पॉइंट आएगा कि वो जब जो ये हमारा वेट है, ये जो हमारा इंची टेप है, इस जैसे ये ऊपर जाएगा, जितना और ऊपर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं झुल जाएगा और वो बेंड हो जाएगा। अगर वो काफ़ी जल्दी बेंड हो रहा है तो मतलब आपका मटेरियल जो है वो काफ़ी हल्के वैल्यू से बना हुआ है, और जो अपने मटेरियल यूज करा है वो काफ़ी हल्का है। और वहीं अगर वो अपने पूरा आगे एक अच्छे डेफिनेट लेंथ तक वो अपना विद स्टैंड करता है, होल्ड करके रखता है अपने पोजीशन को, तो मतलब वो काफ़ी अच्छा इंची टेप है। और आप उसको एक अच्छा इंची टेप ही बनाएंगे तभी आपको बिजनेस में एक आप कम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि वैसे भी इसकी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप उसको एक नई नई टेक्निक से बना सकते हैं। इसको आप डिजिटलाइज भी कर सकते हैं। इसको आप जो हमारे यहाँ पर हमारे जो होल्डर्स होते हैं, उसमें भी आप होल्डर्स जो होते हैं, क्लैंप्स होते हैं, वहाँ पर भी आप उसको कुछ चेंज कर सकते हैं ताकि ईजी रहे लोगों के लिए। और उसको ऑटोमेटिकली वो रिट्रीव भी होता है, ऐसा बटन भी होता है कि जिसमें हम ऑटोमेटिकली रिट्रीव भी कर सकते हैं। जो हमारे इंची टेप जितने दूर तक गया, एक पॉइंट हमने एक प्रेस बटन दबाया तो उसको हम वापस ले आ सकते हैं। और उस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट इसमें टेक्निक्स लगा सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं कुछ, और उसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा जो था हमारा फाइल्स एंड रेस्प्स का था, फाइल्स एंड रेस्प में भी वही बात होती है कि हमारे जब स्मूथ एजेस क्रिएट करने होते हैं किसी भी पार्ट्स के, तो उसमें हम फाइल एंड रेप्स को यूज़ करते हैं। कोई हमें फाइल को, अब अगर हम बात करें कि कोई हमें नई प्रोफाइल देनी है, या फिर मैं बात करूं अगर हम मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर शेप था, उस रेक्टेंगुलर शेप को मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा यहाँ से बेंड कर दूं, या फिर मैं बात करूं अगर उसको इस फॉर्म में कर दूं, इतना जो पार्ट है वो हम कहते हैं कि चैम्फर हो गया है, या फिर हम इस पार्ट को यहाँ से हमने अलग कर दिया है, तो वो पार्ट कुछ अब इतना बचा, मतलब ये एज जो है वो काफ़ी एक नई प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। जो यहाँ पर शार्प एज था वो हमारा अब थोड़ा एज बन गया है, मतलब कर्व आ गया है, फिलेट आ गया है इसमें। तो उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं फाइल एंड रेस्प्स को। और जनरली हम इसको स्मूथ करने के लिए या फिर मटेरियल निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और कौन कौन से मटेरियल से हम इसको मटेरियल निकाल सकते हैं वो हमारा है, जैसे हमने प्लास्टिक से कर लिया। प्लास्टिक पे आप जब इसको रगड़ेंगे, क्योंकि इसके जो दांत होते हैं, या फिर हम जो कहीं इस पर जो प्रोफाइल्स बनी हुई होती हैं, नर्लिंग ऑपरेशन करा जाता है इन पे, और इसको हम इससे एक एक हम कहते हैं कि जो खुरदरापन देते हैं, वो खुरदरापन से हम इसको प्लास्टिक मटेरियल को निकाल सकते हैं, वुड्स को निकाल सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो बहुत से ऐसे शार्प होते हैं जिनमें हम मेटल्स को भी निकाल सकते हैं। और ये हम मैं मेटल्स की मशीनिंग या फिर कटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हम इसमें बस मटेरियल रिमूव करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मटेरियल जो होता है वो फाइन फाइन पार्टिकल्स के शेप में निकलता हुआ जाता है। अब आता है हमारा एक अलग टूल है, वो है हमारा एलन की। एलन की जो होता है, जिसको हम बात करते हैं कि एक स्पेशल जो एक स्क्रू ड्राइवर का ही फॉर्म है ये। इसमें क्या होता है कि जब हमें कोई नट कसना होता है, या फिर हमें कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है बोल्ट्स की। अब क्या होता है कि जो हमें कॉमन जो पेच होते हैं वो प्लस या माइनस के होते हैं, लेकिन कोई कोई हम देखते हैं कि कोई कंपोनेंट्स हुआ ऐसा, जैसे हम बात करें मेट्रो में भी ट्रैवल करा होगा आपने, तो वहाँ पे पेच जो होते हैं वो काफ़ी अलग शेप के होते हैं। उसमें जो उनका ऊपर का जो हेड होता है उसमें ना माइनस होता है ना ही प्लस होता है, बल्कि उसमें एक गड्ढा होता है जो हम बात करें, और उसकी शेप जो होती है वो काफ़ी हेक्सागोनल टाइप की होती है। और इसको आप इस पेज को आप ना तो प्लस से स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं, ना कि माइनस स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको एलन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जो प्रोफाइल होता है वो भी कहीं ना कहीं, आप बात करें हेक्सागोनल हो गया या फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो गए, और उसको हम इसमें इंसर्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से घुमाते हुए जाते हैं। एक साइड ये जनरली एल शेप का होता है, इस साइड से हम इसको, दोनों तो साइड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक साइड जो होता है इसका, एक साइड से हम उसको निकालते हुए जाएंगे। ये स्क्रू ड्राइवर से छोटे होते हैं और एक सेट्स में आते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में आते हैं। तो इसको भी आप एलन की को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसको इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वही बात होती है, ये बोल्ट्स एंड स्क्रूज को ड्राइव करते हैं, और जिनमें हेक्सागोनल ज़्यादातर हम बात करते हैं वो हेक्सागोनल शेप्स होती हैं, जिसमें सिक्स एजेस होती हैं। इसके अलावा हम दूसरे 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 शेप्स को भी यूज़ करते हैं और उसको हम अलग से निकाल सकते हैं।
ये हमारे एल शेप्ड के होते हैं और अनइक्वल आर्म होते हैं। मतलब ये नहीं कि दोनों आर्म जो हैं जितना ये यहाँ पर लेंथ है उतनी यहाँ पर भी लेंथ है, ऐसा नहीं होता, अनइक्वल होता है। क्योंकि इसको यूज ही हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमने इसको इस साइड को हम इसको होल्ड करते हैं और हम उसको पूरा ऐसे रोटेट करते हुए जाते हैं। तो इसका भी एक पकड़ने का तरीका होता है जो आप इजी तरीके से पकड़ सकते हैं और उसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे फर्नीचर रिपेयर में और बाइसाइकिल्स या फिर बाइक्स में, और भी बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पर हम इसको एलन की को यूज़ करते हैं। और इस बिज़नेस को आप अगर हम बात करें कि इसका जो मार्केट पोटेंशियल भी है एलन कीज़ का, अगर कोई हमें कोई चीज़ सेफ़ एंड सिक्योर बनाना है तो हम नॉर्मल पेंच यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम हमारे जो हेक्सागोनल पेंच होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो इसका मार्केट भी आप आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी फ्यूचर में ब्राइट रहेगा और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बिज़नेस। अब बात करें हम जो एक बहुत सारे हमने टूल्स देखे, अब मैं कोई एक टूल की बात करता हूँ। मान लीजिए हमें कोई प्लायर है या फिर हमें कोई भी ऐसा एक हैंड टूल है जो उसको हमें बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो रॉ मटेरियल्स की सबसे पहले हमें चाहिए, क्योंकि एक हार्ड मटेरियल होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, मेटल होना चाहिए जो कि काफ़ी अपनी शेप जो है वो डिफॉर्म ना करे। मान लीजिए हैमर की बात करूँ, हथौड़े की बात करूँ, आप उसको चोट दे रहे हैं किसी और पार्ट को, वो पार्ट आपके हैमर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और आपका हैमर जो होगा वो वही शेप अगर उसमें ही डेंट आ गया तो वो किसी काम का नहीं है। तो हमें चाहिए होता है ऐसा डिफरेंट मटेरियल जो कि काफ़ी हार्ड हो और उससे हम हमारे जो हैंड टूल्स हैं उनको बना सकें। उसी के लिए हम यूज़ करते हैं स्टील्स, डेफिनेटली हम स्टील को यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी उसमें स्ट्रेंथ होती है। उसको हम एलॉयज़ भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलॉय को हम स्टील को यूज़ करते हैं। इसके साथ हम दूसरे भी स्टील यूज़ करते हैं, उनमें ग्रेड्स केमिकल्स जो होते हैं वो क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया। अब हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो कोई अगर हम देखें लोकल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर लोकल हम देखें प्लास होते हैं या फिर प्लायर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं प्लम्बिंग में भी कोई काम आता है, रेंचेस में भी काम आता है, तो वो पानी के कनेक्शन में आते हैं। और पानी के कनेक्शन में आने से क्या होता है, एक टाइम के बाद उनमें जंग लगने लगता है और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है। उसको हटाने के लिए हम उसमें प्लेटिंग करते हैं या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे हमने बात करी क्रोमियम की, तो क्रोमियम हम यूज़ करते हैं। स्टील खुद एक अलॉय है तो हम उसको यूज़ करते हैं। और वेनेडियम, वेनेडियम जो होता है हम स्ट्रेंथ देने के लिए, जो ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं उनको टाइट से बॉन्ड करने के लिए वो वेनेडियम का यूज़ होता है और उस स्टील को हम यूज़ करते हैं। या फिर हम बात करें उससे भी जो अच्छे स्टील्स होते हैं, कार्बन स्टील्स, और स्ट्रेंथ होती है उनमें, बहुत ताकत होती है उनमें, जिससे हम हैमर्स को बनाते हैं, ग्लास को बनाते हैं। तो ये हमारे जनरल जो हमारे मटेरियल्स होते हैं बनाने के लिए। इसके अलावा हम हमें चाहिए एक ग्रिप चाहिए होता है। जैसे हमने देखा प्लास होता है, तो प्लास का जो हम हैंडल पकड़ते हैं वो इंसुलेटर होना चाहिए, मतलब उसमें करंट पास नहीं होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्लास्टिक पैलेट्स को यूज़ करते हैं और उससे हम बनाते हैं, जो कि हम देख सकते हैं प्लास्टिक पैलेट्स। ये ग्रैनुअल्स शेप में भी होते हैं या फिर छोटे-छोटे हमारे पास का बात करें तो उससे भी बने हुए होते हैं। वहीं हमारे बिलेट्स होते हैं, एलॉयज़ होते हैं, वो कुछ इस शेप के होते हैं, जो कि ये रॉ मटेरियल अभी बिलेट है। इसके बाद आगे प्रोसेसिंग होगी तो इनका शेप दिया जाता है। लास्ट में एक हमें हर चीज़ को देखना होता है कि हमें अपीयरेंस कैसा है किसी भी चीज़ को। वो अब अगर हम खरीदने जा रहे हैं, कोई भी आपसे कोई खरीदेगा अगर सामान, तो सबसे पहले वो देखेगा उसकी नज़र, पहले वो विजुअल इंस्पेक्शन देखेगा और विजुअल में अगर उसको अट्रैक्ट करता है तो फिर वो काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है। उसको एक बार वो सोचेगा लेने के लिए। और अगर आपका विजुअली ख़राब है तो, और मतलब उसमें कोई शाइनिंग नहीं है मटेरियल पे या फिर आपके स्क्रू ड्राइवर पे, ग्लास पे, तो फिर वो कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि वो डल है और काफ़ी सेकंड हैंड लगेगा या फिर यूज़ करा हुआ लगेगा। तो उसके लिए हमें एक चाहिए होता है, एक प्लेटिंग करना होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इसलिए भी करते हैं कि एक तो वो एस्थेटिक लुक देता है, मतलब अच्छा अपीयरेंस देता है, उसके साथ ही वो जंग लगने से भी बचाता है और एक अच्छी फिनिश देता है, जिस वजह से हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अलग-अलग केमिकल्स होते हैं। जैसे हमने निकल की कर दी प्लेटिंग या फिर अलग-अलग मटेरियल की करी, तो उनको हम यूज़ करते हैं इसके लिए। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि किस तरीके से हमारे बात करें अगर प्लायर्स की, प्लास की जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो होता है हमारा बिलेट होता है। बिलेट जैसे हमने देखा था अभी रॉड कटिंग के लिए, ये हम कहते हैं इसको रॉड से आई हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वो हमारा एलॉय स्टील हो सकता है, क्रोमियम वाला हो सकता है या फिर दूसरे दूसरे मटेरियल्स हो सकते हैं। तो बड़े से पहले बंडल होते हैं या फिर हम बड़े से रॉड होते हैं, उनको हम पहले कट करते हैं छोटे लेंथ में। उसके बाद छोटे लेंथ में देने के बाद हमें एक फोर्जिंग करना होता है। फोर्जिंग मतलब वही प्रोसेस होता है कि जब आप एक मटेरियल को उसके टेम्परेचर पे आप हीट करते हैं, इनफ हीट करते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी डिफरेंट फॉर्म में शेप होने लगे, और उस टाइम आप उसको हैमर करके डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं। क्योंकि और कोई इस पे मशीनिंग प्रोसेस अगर मैं बात करूँ तो बहुत मुश्किल होगा और आपको शेप देना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा फोर्जिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम इतने हार्ड मटेरियल को एक शेप दे सकते हैं।
और फोर्जिंग करके हमने एक शेप दी, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा शेप बनाया, और इस शेप को बनाने के लिए जब हम दोबारा फोर्जिंग जो हमने करा होता है उसको हमें डी स्केल करना होता है। अब डी स्केल मतलब क्या होता है? डी स्केल मतलब होता है जब आप फोर्जिंग करते हैं, या फिर फोर्जिंग मैं आम भाषा में कहूँ जब हम भट्टी में डालते हैं, तो भट्टी में डाल के हम जब निकालते हैं उसको शेप देते हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, और उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो रिलीज़ नहीं हुआ स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं मटीरियल अपने में सिकुड़ के उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो इंटरनल मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा, और वो उतना काम नहीं कर पाएगा, उतनी स्ट्रेंथ वो झेल नहीं पाएगा। उसके लिए हमें डी स्केलिंग करना होता है। इसके बाद होता है हमारा हार्डनिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग और कॉइनिंग। ये टेक्निक्स होती हैं। अब हमारा मटेरियल जो था उसको बन गया है, फोर्ज हुआ है। अब फोर्ज होने के जब फोर्ज होता है मटेरियल, तो फिर वो क्या होता है कि उसके बाद हम थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, उसको ठंडा करना होता है टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर ठंडा करते हैं उसके बाद हम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग से हो गया, और उस पर कॉइनिंग करके हम उसको स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम उस पर इम्पैक्ट करते जाते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग से, ताकि उसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो अलाइन हो, और हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रेंथ है उस मटेरियल की, वो बढ़ते हुए जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा होता है ड्रिलिंग एंड जॉइंट मिलिंग। अब हमें चाहिए होता है कि जो हम प्लायर बना रहे हैं तो वो दो प्लायर्स बनते हैं दो फॉर्म में, एक हमारा लोअर, एक हमारा ऊपर वाला पार्ट, और वो दोनों आपस में क्रॉस फॉर्म में शेप में जुड़ते हैं। और जुड़ने के लिए उनको लिए यहाँ पर एक इंटरसेक्शन होता है जहाँ पर हम अपना पिन डालते हैं, और पिन डाल के हम इसको लॉक करते हैं। तो वो शेप हमें देनी होती है, उसको हम देते हैं जॉइंट मिलिंग प्रोसेस से और ड्रिलिंग करके। जॉइंट मिलिंग से हमने ये शेप दी और ड्रिल करके हमने ये वाला होल क्रिएट करा। तो इस तरीके से हम ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जब हमने हमारा जो ड्रिलिंग हो गई है, हमने मिलिंग कर दी है, उसके बाद हम फेस बनाते हैं। फेस मतलब उसका जो प्रोफाइल होती है, जो हमारा प्लायर्स होता है, उस पर हम ये फेस बनाते हैं। ये जो हमारा कर्व आ गया यहाँ पर, जिसको हम ग्रिप कहते हैं, ग्रिप बना, तो ये एक एक हैंडल पे हमारा फेस ए वाला ग्रिप बना या फिर प्रोफाइल बना, और दूसरे पे हमारा बी वाला प्रोफाइल बना, जिसमें हमारा ये वाला प्रोफाइल है जो ऊपर से आ रहा है और जो हमारा नीचे से आ रहा है। तो ये हमारे दो प्रोफाइल हुए। अब इनको हमें क्या करना होता है, इनको हमें कटिंग एज मिलिंग, मतलब कि अब हमें इससे जो एजेस जो हैं, इसके जो हमारे एजेस हैं, कोने हैं, किनारे हैं, उनको हमें एक अच्छे से पूरा शेप देना होता है कि वो पूरा फिनिश रहे शेप, और ऐसा ना हो वही ब्लंट हो, तो वो ब्लंट नहीं होना चाहिए, वो काफ़ी अच्छे से शेप होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि हमें इन दोनों के बीच में ज्वाइन करना होता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवेट। और हम दोनों को जो हमारे दोनों आर्म्स हैं उनको एक साइड रखा और एक को एक साइड रखा, और बीच में जो होल क्रिएट करा गया था उसमें हमने रिवेट कर दिया, और उससे हमने उसको कनेक्ट कर दिया, पूरा कनेक्शन दे दिया। इसके बाद रिवेट में जो होता है वो होता है हमारा पिन प्रेसिंग होता है। आप ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये पिन है, जिससे कि जो हमारा दोनों आर्म्स हैं, दोनों हैंडल हैं, ये वाला पहला हो गया और ये वाला दूसरा हो गया, इसको ये बीच में हमारा पिन जोड़ देते हैं, और इससे ये पूरा जोड़ा रहता है, और एक रेवोल्यूट जॉइंट होता है जिससे हम प्लास को हम नॉर्मल अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जब हमारा प्लास बन जाता है, प्लायर बन जाता है, उसको हम पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग के लिए हम ग्राइंडर यूज़ करते हैं, और आप देख सकते हैं क्योंकि हमें एक चाहिए नहीं कि डल डल हमारा प्लायर हो, और हमें एक पूरा रगड़ के उसको बफिंग कर पॉलिशिंग करके हम उस पर शाइनिंग देते हैं और एक फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। और अच्छी फिनिश हो जाने के बाद हम उस पर जो हमारा स्लीव्स होता है, या फिर हम कहें कि स्लीव्स चढ़ाते हैं, जो हमारा स्लीव चढ़ाना हुआ होता है, उससे पहले हम अपने कंपनी का लोगो बनाना होता है। और लोगो बनाना होता है तो हम जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी बन रही है जो मैं प्लायर बना रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी का नाम डालना चाहता हूँ प्लायर्स पे, तो लेकिन अगर मैं प्लायर पे कोई हमें नेम इम्प्रिंट कराना है, तो हम कोई स्टिकर तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके ऐसे ही हम कहीं पानी में आ गया कॉन्टैक्ट में, या फिर वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद निकल जाएगा। तो इसलिए हम उसको डिफरेंट यूज़ करते हैं प्रिंटिंग, वो हम लेज़र प्रिंटिंग यूज़ करते हैं। और लेज़र प्रिंटिंग क्या करता है, या फिर हम कहें लेज़र मार्किंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं मटेरियल जो होते हैं, इस मटेरियल को जहाँ जहाँ वो लेज़र गिरती है, वहाँ वहाँ के मटेरियल को वो जलाते हुए जाता है, और वहाँ से वो मटेरियल जल जाता है और एक इम्पैक्ट छोड़ता है, जिस वजह से आपका नाम जो होता है वो इम्प्रिंट हो जाता है। और लास्ट में हम पूरा इस पैकेज को, जो हमारा प्लायर बन गया है, उस पर स्लीव चढ़ा के हम पूरा पैकेजिंग करके आगे मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरीके से इस प्लायर को बनाया जाता है। अब ये तो हमने एक एक प्रोसेस देखा कि थियोरेटिकल हम इमेजेस में देख रहे हैं, अब हम देखते हैं एक्चुअल इंडस्ट्री में किस तरीके से फोर्जिंग करी जाती है, किस तरीके से प्लायर को बनाया जाता है और पॉलिशिंग करा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इंडस्ट्री में किस तरीके से हमारे प्लायर्स को या फिर डिफरेंट डिफरेंट हैंड टूल्स को बनाया जाता है।
उससे पहले आप देखेंगे कि इस वीडियो में किस तरीके से आप स्पैनर्स को यूज़ करते हैं, किसी बोल्ट को, कंपोनेंट को कसने के लिए, टाइट करने के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हेल्प टूल्स जो होते हैं वो हमारे किस तरीके से देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस का पार्ट होता है, कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा एक डाई बनाना। डाई बनाना होता है कि हमें एक डाई बनानी होती है और उस डाई के अकॉर्डिंग हम पूरा शेप देते हैं। फिर उस डाई को हम लगाते हैं पंचिंग मशीन में और फिर उससे हमारे मटेरियल को निकालते हैं और जो हमारा मटेरियल फोर्ज होके आता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा डाई को क्रिएट करना, और डाई जो क्रिएट होती है वो होती है हमारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से, पार्ट्स से। अब जो भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स पे, उसको हम सीएनसी मशीन पे हम डाल देते हैं, और सीएनसी मशीन पे आप देखेंगे कि वेरियस वेरियस टूल्स होते हैं, पूरी ऑटोमेटेड हमारी डिज़ाइन होती है और वो जी कोड से चलती है, और उससे हमारा पूरा एक डाई बनता है, तैयार होता है। और जैसे हमारा डाई बनता है, पूरे इंजेक्शन मोल्डिंग में हमने पूरा प्रोसेस दे दिया, उसके बाद हम उसको, हमारे जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे ब्लैंकिंग हो गया, डिफरेंट प्रोसेस हो गया, या फिर हम बेंचिंग प्रोसेस होता है, उससे हम इस पूरे डाई से हम पूरा दूसरा मटेरियल निकालते हैं। और वो जो हमने डाई बनाया है, या फिर हमने जो बात करी सीएनसी मशीन में जो हमने डाई बनाया है, उसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। और जैसे ये एक तरीके से पंचिंग होता है या फिर ब्लैंकिंग प्रोसेस होता है, वो नीचे गिरता है, और यहाँ पर हमारा हैमर हो गया और यहाँ पर हमारा डाई है, और उसके बीच में हम हमारे फोर्स मटेरियल को रखते हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारा अलॉय था, उसको हमने पहले गर्म करा, फोर्स्ड करा, उसको हमने बीच में रखा, और फिर उस पर से हम इसको प्रेशर डालते हैं। तो जो नीचे से कट के हमारा पंच जो होता है वो बाहर, जो ब्लैंक पीस है हमारा, वो बाहर आ जाता है, और वहाँ पर हम डाई को यूज़ करते हैं। हम मटेरियल्स को डालते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को, मशीन्स को यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे देखते हैं कि किस तरीके से वो कहाँ पर पहुँचा है और कहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना है। यहाँ पर ये पंचिंग होती है, ब्लैंकिंग होती है ऑपरेशन, और वो मटेरियल हमारा गिरते हुआ जाता है। अब जैसे हम देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स गिरते हैं, बनते हैं, उसको हम वर्कर्स जो होते हैं वो देखते रहे, इंस्पेक्ट करते हैं हर एक प्रोसेस पे, और उसको इंस्पेक्ट करने के बाद हम पूरा देखते हैं कि उसका जो डायमेंशंस है, टॉलरेंसेस है, वो सही है नहीं। उसके बाद हम मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग करने के बाद हम उसका हर एक मल्टीपल प्रोसेस भी हो सकता है, उसको हम क्लीन करते हैं फ्लूएंट के साथ। हम पूरे मशीनिंग होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम जोड़ते भी हैं, और जोड़ने के बाद हम उसमें डिफरेंट ऑयल डाल के और मशीनिंग करके हम पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमारा रिवेटिंग हुआ, उसको पूरा दोनों एंड को, हेड होल्डर को जोड़ा हमने, और जोड़ने के बाद हम उसको बाद पूरा एक फिनिशिंग देने के लिए हम उसको बात करते हैं, या फिर हमने जैसे बोला था इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम उसको पहले मटेरियल को हम साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के लिए हम ये रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं, उनमें से मटेरियल निकलता है। फिर उनको हम और डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स में पॉलिशिंग के लिए डालते हैं, और एक बार इंस्पेक्ट करने के बाद हम उसको पूरा तैयार करते हैं। और यहाँ जैसे आपने देखा लेज़र इम्प्रिंटिंग हुआ है, लेज़र इम्प्रिंट होने के बाद हम इसको पूरा एक इंजेक्शन मोल्डिंग से हमारे पैलेट्स बनाते हैं, जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं। अब प्लास्टिक्स बन गए, और प्लास्टिक पे भी हम इसको हमारा मार्क करना होता है, उस पे हम मार्किंग करते हैं, और वो मार्किंग हमारा पूरा कंप्लीट होता है। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम उसकी पैकिंग करके आगे मैन्युफैक्चर में सप्लाई कर देते हैं मार्केट में। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि है हमारा वाटर टैप्स। अब वाटर टैप्स जिसको फॉसेट भी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हम इसको देखते हैं, चाहे हमारा घर हो, ऑफिस हो, इंस्टीट्यूशनल एरियाज हो, स्कूल्स हो, हर जगह जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हमारा टोटी या फिर पीने का माध्यम जुड़ा हुआ होता है। और वाटर टैप्स की मार्केट की बात करें, या आप और मैं, हम हमेशा जानते हैं कि कितना यूज़ होता है वाटर टैप्स का या फिर टोटी का। ये भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जहाँ-जहाँ हम इसके मार्केट की अगर हम बात करें, इसके फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, तो अब डिफरेंट डिफरेंट वो तरीके आ सकते हैं, टेक्निक्स आ सकती हैं, कि चेंजेस हो सकते हैं, कि हम वाटर टैप्स को अलग-अलग तरीके से बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और मार्केट में भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिज़ाइंस के वाटर टैप्स अवेलेबल होते हैं। और उस तरीके से अगर आप कोई नया चीज़ लेके आते हैं, कुछ वाटर टैप्स के बारे में सोचते हैं और कुछ नई टेक्निक यूज़ करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जब हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, तो टैप्स भी अब स्मार्ट होते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, क्योंकि उसमें भी वेरियस सेंसर्स लगे होते हुए आते हैं अब, जहाँ पर आप, जब आपके हैंड वहाँ कॉन्टैक्ट में रहेगा या फिर उसके प्रॉक्सिमिटी में रहेगा, सामने साथ में रहेगा, तभी उसमें से पानी निकलता है, और उसके बाद वो पानी हट जाता है। आपने वेरियस मॉल्स में देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ऐसे सेंसर्स टैप्स होते हैं, और आजकल तो नए नए घरों में भी ये टैप्स की सुविधा होती है। लेकिन अभी जो मैं बात करूँगा वो हमारे वाटर टैप्स हैं, जो जनरल इसके टेक्निक होती हैं, जो जनरल टोटी होती है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, एक बेसिक टोटी की बात करेंगे। उस तरीके से हम बात करते हैं, इसको हम फॉसेट भी बोलते हैं, जो कि एक नया लुक होता है, एक अच्छा डिज़ाइन होता है, उसको अलग अलग तरीके से होते हैं। इसमें बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल हॉट वाटर भी होता है, या फिर हम बात करें कोल्ड वाटर भी होता है, जो कि गीज़र से लाइन लगी हुई है। वहाँ पर आप सर्दियों में इसको इस साइड अगर मूव करेंगे, तो जहाँ आप देख सकते हैं रेड एरिया,
वहाँ पर हॉट वाटर भी है। ब्लू एरिया जो है नॉर्मल वाटर जो है, या फिर हम बात करें उसको नॉर्मल टेम्परेचर में जो वाटर होता है, उस तरीके से भी नए नए इसमें एडिशन होते रहते हैं। अगर वाटर टैप्स की बात करें तो एक बेसिकली ये करता क्या है, वाटर टैप होता क्या है, टोटी करती क्या है? टोटी ये करती है कि जो भी अभी तक आपका पानी आ रहा था पाइपलाइन से, या मैं बात करूँ कि जहाँ भी आपकी जो वाटर टैंक है मान लीजिए किसी हाइट पे है या फिर कहीं नीचे भी होगा, वहाँ से जो भी पाइप आ रहा है आपका, आपके किचन की बात करते हैं, वहाँ पर आपने लगाया एक टैप। तो टैप क्या करता है, जो जो भी आपका पानी आ रहा है, जो अभी यहाँ तक रुका हुआ है, उस रुके हुए पानी को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, उस फ्लो को, जो हमारा यहाँ पर था पूरा, अभी यहाँ तक है हमारा। लेकिन जैसे आपने इसको रेगुलेट करा है या फिर इसमें डिफरेंट वॉल्स होते हैं, उस वॉल को जैसे आपने यहाँ से रोटेट करा, वो वॉल खुलेगा और आपका पानी जो होता है वो नीचे आ जाता है। और काफ़ी बेसिक, काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से आप सिर्फ एक कोई ऐसा कंपोनेंट बना रहे हैं, कोई ऐसा वॉल बना रहे हैं जिससे आप पानी जितना जो पतला चीज़ होती है उसको भी आप रोकते हैं। और उसको रोकने से वजह से आप इसको कॉमन यूज़ भी करते हैं, इसको खोलते भी हैं, दिन में कितनी बार आप टैप्स को ओपन करते हैं, बंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना एक फंक्शनिंग जो होता है अपनी पूरी प्रॉपर मेंटेन करके रखता है। और आपका जो वेस्टेज होना होता है कहीं ना कहीं उसको ये प्रोवाइड बचा के रखता है। और टैप्स, एक अच्छे टैप्स वही होते हैं कि जो हम डेफिनेटली बहुत हम उसको यूज़ कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार एक टाइम के बाद ये होता है कि हमारे टोटी जो होती है वो टपकने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम उसमें वॉल्व्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको हमने सही से मैन्युफैक्चर नहीं करा, या हमने उतने लंबे टाइम तक के लिए मैन्युफैक्चर नहीं करा। उसके जो वॉल्व्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसमें, क्योंकि कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम क्या है वॉल्व का, कोई भी लीकेज या फिर किसी भी फ्लो को रोके। और पानी जैसा मटेरियल जो कि खुद ही एक फ्लोएबिलिटी उसकी देखिए आप कितनी, एक पूरा जो पतला पानी जैसे खुद एक पानी होता है, लिक्विड होता है, और उसको रोकना होता है। और वो वॉल्व आपका एक एक्चुअल काम करना चाहिए, एक अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, और तभी आपकी जो टैप है वो आपका एक सक्सेसफुल टैप बिजनेस के लिए माना जाएगा। और एक हम बात करें, जो हम नॉर्मल बात करते हैं फॉसेट्स की, उसमें फॉसेट्स की हम ये करते हैं कि उसमें नए नए डिज़ाइंस आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल टैप्स की बात करें, बेसिक टैप्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में यही रहता है, एक टोटी होती है जिसको हम रेगुलेट करते हैं। फॉसेट्स की बात करते हैं तो एक अलग अलग कन्वीनियंट के तौर पे उसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं हमारे हैंड मूवमेंट से, या फिर उसको स्लाइड कर सकते हैं, ईजी तरीके से, ईजी टू ऑपरेट हो, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन ले सकते हैं। तो हमारा जो रेगुलेट होता है वाटर, उसको रेगुलेट करता है। जो हमारे ऑरिफिस होते हैं, या फिर जो हम कहें जो टोटी में जो हमारा जो गैप होता है उसमें जिसमें वाटर फ्लो होता है, उसको रेगुलेट करता है ओपन एंड क्लोज करने में। और हमारे हर जगह यूज होता है, बाथरूम में, किचन में, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जहाँ पर हम उसके पानी के साथ रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बात करूँ इसके रॉ मटेरियल्स के बारे में। अगर हम टोटी बनाने जा रहे हैं, जो हमारी बेसिक टोटी है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले बहुत से डिफरेंट डिफरेंट हम उसमें मेटल्स लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बात करा था अभी, प्लायर्स की भी बात करी थी, उसमें भी मटेरियल दिए थे हमने। इसमें भी हमें मेन खास बात ये रखनी होती है कि इसमें कभी जंग ना लगे। और अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो टोटी होती है वो अलग अलग लेवल की भी आती हैं, और हम बात करते हैं जो जनरल एक हम बात कर रहे हैं आज, वो बात कर रहे हैं हम ब्रास की, ब्रास टैप्स, या फिर हम कहें कि ब्रास की जो टोटी बनी होती हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। और ब्रास क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो एक अलॉय होता है। सबसे पहली बात तो किसका? कॉपर और जिंक का। तो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है ब्रास, जिससे यूज़ करके हम पूरा टोटी को मैन्युफैक्चर करते हैं, उस मटेरियल को बनाते हैं। और उसके बाद हम इसमें खासियत भी ये होती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, कोरोजन नहीं होगा इसमें पानी के साथ, क्योंकि पानी के साथ ही रहना है, और इसमें हम कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमें ये सबसे पहली खासियत होनी चाहिए कि उसमें कोई जंग ना लगे। और जंग लगेगी तो वो टोटी ख़राब होती जाएगी, और उसका बाद क्या होगा कि वाटर्स में जो हमारे रस्टिंग हो रही है उसके साथ जो पानी जो होगा कांटेक्ट में आएगा, केमिकल्स उसके कांटेक्ट में आएंगे, और वो कहीं ना कहीं अगर हमने उसको यूज़ करा, हमारे हेयर लॉस हो सकते हैं, या फिर हमारे जहाँ अगर हम उसको पी रहे हैं तो उससे भी हमारे काफ़ी इम्फेक्ट हो सकता है बॉडी। उसके साथ हार्ड वाटर कैल्सिफिकेशन करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोसेस, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमने ब्रास को यूज़ करने का एक महत्व होता है, क्यों हम ब्रास को यूज़ करते हैं, उस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, तो वो कॉपर, या फिर हम बात करें कि उस कॉपर की हमारी बॉटल होती है, वाटर बॉटल होती है, उसमें पानी पीना यूज़ पसंद करते हैं। जो हम जग कहते हैं, उस जग को भी हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि उसका प्लेटिंग रहती है, और वो रहता है कि हाँ, हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं पानी असर करता है। और पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको हम अगर सही यूज़ करेंगे, सही मटेरियल यूज़ करेंगे, तभी जाके एक अच्छा हम टैप जो क्रिएट कर सकेंगे। अब मैं बात करूँ कि इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है,
तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल प्रोसेस होता है वो होता है हमारा कास्टिंग का, इसको बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम कोई भी मटेरियल लेंगे और उसपे हम कोई भी एक डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन करना चाहेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उतना हमारा इन्वेस्टमेंट है नहीं कि हम उसमें इतना टाइम लगाएं कि हम उसमें सीएनसी मशीन से एक टैप बनाएं, टोटी बनाएं। तो हम उसके लिए एक काफ़ी ईजी तरीका चाहते हैं जो कि मास प्रोडक्शन में बनता रहे, और उसके लिए हम एक तरीके से कास्टिंग यूज करते हैं। कास्टिंग का जो मेन यूज होता है जिसमें हम बात करते हैं कि जो हम मेटल पोर करते हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। कास्टिंग का क्या होता है कि जब भी हमने इसमें कोई, मान लीजिए कोई भी हमारा जो मेटल है, अलॉय है, उसको हम पूरा लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में हम उसको पिघला देते हैं, और पिघला के हम उसको नीचे डालते हैं हमारे मोल्ड में। और मोल्ड क्या होता है? मोल्ड मतलब होता है एक हमारा खांचा या शेप, जिस शेप का हमें बनाना होता है। अगर वो रेक्टेंगुलर शेप है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में हो गया है। यहाँ तक कि आप लोगों ने अगर दिवाली में गुजिया बनाई होगी तो वो भी एक मोल्ड होता है, और उस मोल्ड में भी एक तरीका होता है कि अगर अपने जो आप मटेरियल डाल रहे हैं उसको आपने बंद करा और एक वो मोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से एक मोल्ड आपने बनाया टैप्स के लिए, और जब आपने टैप्स में उस मटेरियल को डाला, हमारे जो लिक्विड मटेरियल है कॉपर का, जो हमने बात बात करी थी ब्रास, उसको जब हम फिल करते हैं उस जो मोल्ड बनाया हमने, तो वो एक टोटी का शेप ले लेता है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा कोर, जो कि एक कास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी हमें कहीं कैविटी चाहिए होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर टैप्स की, तो टैप्स आप देखेंगे कि हमारा जो अंदर से होता है वो पूरा हॉलो होता है, क्योंकि यहाँ से पानी जाना होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट, हमारे पे एक होना चाहिए कास्टिंग, जब भी हम कर रहे हैं तो पूरा सॉलिड हो जाता है, और उसको सॉलिड ना होने के लिए हमें चाहिए होता है कोर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट हम कोर यूज़ करते हैं, और उस कोर को हम डालते हैं, और उस मटेरियल में, या हम बात करें कि उस शेप को लाने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं कोर्स को। अब बात करता हूँ, अगर मैं कास्टिंग की एक बेसिक मैं अगर एग्जांपल दूँ या फिर प्रोसेस समझाऊँ मैं किस तरीके से कास्टिंग करते हैं, तो मान लीजिए हमारा दो चीज़ हैं, दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाला हो गया हमारा कोप, नीचे वाला हो गया हमारा ड्रैग। ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि एक बेसिक टेक्निक क्या होती है कास्टिंग में। इसमें बीच में जो होता है वो हमारा होता है पार्टिंग लाइन, मतलब जो पार्ट कर रहा है, एक नीचे वाला पार्ट हो गया, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया। और जो हमारा जो सब चीज़ सारे प्रोसेस होते हैं वो कैरी आउट होते हैं बीच वाले पार्ट में, यहाँ पर। और यहाँ पर हमने हमारा जो कोर था जिसकी हमने बात करी थी, वो हमने डाला हुआ है यहाँ पर, और वो शेप है पूरे नलके की, एक टोटी की। और ऊपर से हमारा ये, हमारा जो होता है यहाँ पर, हम इसमें थोड़ा सा शेप देते हैं, जो हमारा रनर कहता है और स्प्रू कहते हैं। इसमें हम हमारे मटेरियल को नीचे डालते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम डाल रहे हैं, तो सिंपल एक इमेज है। लेकिन जब भी हम कोई, मान लीजिए हमने जो कॉपर, जो हमारा ब्रास था, उसको जब हमने मेल्ट करके डाला स्प्रू के थ्रू, तो पहले यहाँ पर फॉल करता है, और फिर वो धीरे धीरे इसमें जाता है, फिल होता हुआ जाता है पूरा। और जब ये पूरा फिल हो जाता है तो हम इसको सॉलिडिफाई होने के लिए थोड़ा टाइम रोकते हैं, ताकि वो पूरा जो हमारा लिक्विड है वो पूरा अंदर जाए, फिल हो जाए, और जो शेप दी है हमने उस शेप को फिल कर ले। और जब वो फिल कर लेता है कि हमने सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया उसको, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद इसको पार्टिंग, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है कोप और ड्रैग, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। और ये पार्टिंग लाइन इसीलिए होता है कि हमारा जो बीच में पार्टिंग होता है और यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाता है, नीचे वाला अलग हो जाता है, ऊपर वाला अलग हो जाता है, और हमारा जो बचता है वो हमारा कोर बचता है, और हमारी जो ओरिजिनल शेप है टैप्स की वो बचती है। और वो हमारे जो होती है वो शेप होती है, उससे हमने एक मोल्ड हम बनाया हुआ है, और जब हम उससे अंदर मटेरियल फिल करते हैं तो हमारा पूरा एक कॉपर जो हमारी टोटी होती है वो तैयार हो जाती है। वही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से लास्ट में जो हम बात करते हैं कोर जो हमने बनाया है, उसको हम बाद में देखते हैं कि हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि हमें तोड़ना होता है, और तोड़ के हम उस मिट्टी को निकालते हैं, फिर जाके हमारा जो हमारा कोर बचता है, टैप बचता है। वो कहते हैं कि कैन बी कॉस्टली बट हाईली प्रिसाइज होता है। ये प्रोसेस जो होता है कॉस्टली हो सकता है, लेकिन प्रिसाइज काफ़ी होता है, क्योंकि हम इसमें हर एक टाइम देते हैं सॉलिडिफाई होने के लिए। उसके साथ हम इसमें एक अच्छी फिनिश भी आती है। और जो मेन बॉडी होती है फॉसेट की, वो हमारी डाई कास्टेड होती है। जो मेन हमारा जो हमें डाई बनानी है, वो हमारी उसके साथ फॉसेट की पूरी डाई कास्टेड के साथ होती है। और ब्रास को अगर हम बात करें कि मेल्ट करते हैं वो तकरीबन 1150 डिग्री सेल्सियस पे, उसको उतने डिग्री पे मेल्ट करते हैं। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब कि जब 1150 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको मेल्ट करते हैं, फिर हम इसको इम्पोर कराते हैं हमारे जो कैविटी होती है, और फिर हम उसके पूरी शेप देते हैं एक टोटी की या फिर हम नलके की। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होता है, जब हमने कोर बना लिया है, उसके बाद हमारी टोटी की शेप आ गई है,
अब हम उससे फिनिशिंग करनी होती है, क्योंकि जब हमने उसको निकाला तो उसके कहीं ना कहीं पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक शार्प एजेस एजेस होते हैं उसमें। उसमें कोई कोई पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग निकले हुए होते हैं, क्योंकि कास्टिंग से जो भी प्रोसेस निकल के आता है उसमें कुछ ना कुछ जुड़े होते हैं, गेट्स जुड़े होते हैं, पार्ट्स जुड़े हुए हैं, रनर जुड़ा हुआ है। तो उन सबको अलग करना होता है और एक मशीनिंग देनी होती है ताकि सरफेस पे कोई भी निशान ना पड़ा रहो। तो वो हमारा कंप्यूटर कंट्रोल प्रोसेस होता है। पूरा हम देखते हैं सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, सरफेस उसकी अच्छी है कि नहीं है, हाई डिग्री एफिशिएंसी होनी चाहिए, स्मूथनेस होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो टोटी जो है हमें खुरदरा नहीं होना चाहिए, उसमें पता नहीं चलना चाहिए कहाँ पर हमने कास्टिंग करी है, और उसके शेप में विजुअल में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके साथ इसको और अच्छा करने के लिए मशीनिंग कर दी है जब हमने, तो उसको पॉलिशिंग करते हैं, एक फिनिशिंग लुक देने के लिए, एक शाइनी सरफेस देने के लिए हम उसको पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिश हो जाने के बाद वो एक चमकने लगता है, एक फिनिश आता है, और उससे एक टोटी की एक अच्छी सी लुक मिलती है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस जो हम कहें वो होता है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं ताकि कोई भी इस पर एक अच्छी सी परत चढ़ जाए। निकल की प्लेटिंग होती है वो, और उस पर एक अच्छी सी परत चढ़ जाती है, और परत चढ़ने के बाद क्या होता है कि हम उस पर ड्यूरेबल होता है, वो काफ़ी ड्यूरेबल होने के साथ ही वो कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है, और उसको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लास्ट प्रोसेस होता है वो हमारा टेस्टिंग होता है। हम टेस्ट करते हैं हमारी जो टोटी है वो सही बनी है कि नहीं बनी, उसको फंक्शनिंग देखते हैं, ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो लीक प्रूफ है या नहीं, पानी को रोक तो रहा है ना, ये ना हो कि हमने थोड़ी देर ऑपरेट करा फिर थोड़ी देर बाद वो पानी टपकने लगा। तो वो सारा प्रोसेस हम पूरा देखते हैं, और इस तरीके से हम पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग हमने किस तरीके से करते हैं, लेकिन एक्चुअल इंडस्ट्री लेवल पे क्या और कैसे बनाया जाता है वो हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए देखते हैं इंडस्ट्री में किस तरीके से हमारी टोटी को बनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस जैसे मैंने बात करी थी वो थी हमारी कोर। कोर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आप देखेंगे एक हमारे पास डाई है, और पूरा हमने डाई में हम पूरा फिल करते हैं इसको। हमारे स्पेशल मटेरियल होता है उससे हमने पूरा हर एक पार्ट को हमने इसमें फिल करा, और फिल करने के लिए हम इसको पूरा अंदर से देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि हर एक पार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं। एक पार्ट था जैसे मैंने बात करी थी कोप और ड्रैग की, जो एक अपर पार्ट होता है एक लोअर पार्ट होता है, उस तरीके से एक पार्ट ये है और एक पार्ट दूसरा होगा, जिसको जोड़ के पूरा एक कंप्लीट हमारा नल का शेप आएगा। और ये आप शेप देख सकते हैं, आउटलाइन जो है वो कहीं ना कहीं नलके की है। और इस तरीके से आप देखेंगे एक शेप ये रहा और एक दो पार्ट ये रहे। अब इन दोनों पार्ट को जोड़ के इसके ऊपर से मिट्टी फिल करके हर एक पार्ट को देखा, उसके बाद हमने मिट्टी फिल करा, और उसके बाद जो हमारा निकल के आया उसको हमने इसमें डाला। जो हमारा भट्टी है, एक तरीके से भट्टी पूरा है, और एक सफिशिएंट टेम्परेचर होता है, उसमें हमारे इस पूरे मटेरियल को डालते हैं, और उसमें से हम बाद में फिर इस मटेरियल को निकालेंगे। और जब हम मटेरियल को निकालते हैं तो वो कुछ इस शेप का होता है, और वो जो मट्टी अभी हमको दिख रही थी और उसके अंदर का जो पार्ट था वो कुछ ये शेप का बन गया है। और इस शेप का बनने के बाद अब ये जो शेप बनी है इसके अंदर हम जैसे बात करी थी हम कास्टिंग करते हैं। इसके अंदर हमने जो पूरा मटेरियल जो हमने टेम्परेचर जो हमारा ब्रास का था उसको पूरा मेल्ट करा हुआ है इस भट्टी में, और वहाँ से हम इसको निकालते हैं और इसके अंदर हम पोर करते हैं। और पोर करने का भी एक टेक्निक होता है, हमें हर एक फ्लो देना होता है, और जब हम पोर करके उसको एक सफिशिएंट सॉलिडिफाई कर लिया होता है हमने, जब हम उसको तोड़ के निकालते हैं तो हमारे पास ये पूरी शेप आ जाती है एक। और आप देख सकते हैं कि ये शेप जो है अभी भी इसमें बहुत से ऐसे गेट्स जो होते हैं जुड़े होते हैं, एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मास प्रोडक्शन करना होता है तो जल्दी जल्दी बनाना होता है, उसके साथ ये मल्टीपल चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो उनको हटाने के लिए और एक अच्छी फिनिश देने के लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं, वो मशीनिंग का होता है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर मशीनिंग का प्रोसेस हो रहा है, जो एक एंड है जिसको हमें टोटी को घुमा के जोड़ना होता है किसी पाइप में, उस पर थ्रेड्स बनाने होते हैं, और पूरा वो प्रोसेस इसमें यहाँ कैरी आउट करते हैं हम, उस पर पूरी सरफेस फिनिश आता है। इसके साथ ही हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राइंडर्स यूज़ करते हैं। ग्राइंडर्स यूज़ करने के साथ हमें एक अच्छी पॉलिशिंग सरफेस मिलता है, और पॉलिशिंग सरफेस मिलता है तो आप देख सकते हैं एक ग्राइंडर जो व्हील रोटेट कर रहा होता है उस पर हम इसको एक डायरेक्शन के थ्रू देते हैं, और उस डायरेक्शन देने से वो एक पूरी फिनिश जो होती है वो जाती है। अब फिनिश हो जाने के बाद हम इसको पूरा एक ट्री पे या फिर ब्रांचेस में लगाते हैं, और इसको हम साफ़ करने के लिए और प्लेटिंग चढ़ाने के लिए हम इसको केमिकल्स में डुबोते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स में डुबोया हमने, बात कराया, फिर हम इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने के लिए भी हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में ऐसे सिंक करते हैं और टांग के रखते हैं, और लास्ट में हम इसको पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर निकल की जो हमारी प्लेटिंग होती है वो हम पूरी चढ़ा देते हैं। और निकल की जब प्लेटिंग हो जाती है उसके बाद हम उसको पूरे प्रोसेस को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें जोड़ने होते हैं उन सबको हम जोड़ जोड़ के आगे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक वर्कर इंश्योर कर रहा है कि पूरा चीज़ टाइट है, कनेक्ट पूरा है, प्रॉपर्ली है या नहीं। इसके बाद टेस्टिंग भी होती है इसकी, जहाँ पर टेस्टिंग में आप इसको टोटी को जोड़ते हैं और उसमें से वाटर फ्लो कराते हैं, और फिर इंश्योर करते हैं कि ऊपर से टैप क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये पूरा प्रोसेस हम पूरा कैरी आउट करते हैं, और हर एक चीज़ को डिफाइन करके ही आपकी टोटी को फिर सेंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप लगा सकते हैं,
लास्ट में आप इसको मैन्युफैक्चर करके पैक करके आप आगे इंडस्ट्री में सेंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है आज का ये सेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो जूम सेशन से जरूर जुड़िएगा, जहां से जुड़ के आप अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।